Assalamu alaikum and a very good morning to all of you and I'm all good and क्या कहा जाए जनाब, मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी है और एक मरतबा फिर वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए जो नाम आया है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का है, फ्यूचर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का है। पंजाब में सियासत जो है वो डिफरेंट हो रही है एंड ऑफ कोर्स KPK के अंदर सियासत बहुत डिफरेंट हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब को सामने लाया गया है। देन ऑफ कोर्स बलूचिस्तान जो है वो डेफिनेटली आपको पता ही कि कहाँ जा रहा है। सिंध एक क्लीन स्वीप है जो कि पीपल्स पार्टी ने किया है, बट नॉनदलेस पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन इसलिए बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जो सामने आए हैं, जिस तरह से सामने आए हैं और जो कुछ हुआ है उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले दिन जो होंगे वो इंटरेस्टिंग ज़रूर होंगे, लेकिन किस पैटर्न पर चलेंगे ये नहीं कहा जा सकता, बट विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन सबसे पहले जो कल की सबसे बड़ी खबर थी वो थी जनाब PSL की ट्रॉफ़ी की रूनुमाई और वो मोहसिन नकवी साहब ने की। तमाम टीम्स के कप्तान जो थे वो वहाँ शरीक हुए। एक सैड न्यूज़ ये है कि कप्तानी से सरफराज ने इस्तीफ़ा दे दिया है और रायली रूसो जो है वो नए कप्तान हैं, लेकिन ये रेस कोर्स ग्राउंड के अंदर रूनुमाई हुई ट्रॉफ़ी के नाम रियली हैप्पी। इसके इफ्तिताई मैचेस जो हैं वो 9 मैचेस जो हैं, इफ्तिताई तकरीब और 9 मैचेस जो हैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर खेले जाएंगे और फिर सो ऑन सो फोर्थ उसके बाद ये चीज़ शिफ्ट हो जाएगी। बट आई एम रियली ग्लैड दैट PSL स्टार्टिंग, कम से कम कहीं से तो कोई गुड न्यूज़ होगी। और एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि कल इसका टीज़र जो है वो रिलीज़ किया गया है। दैट्स इट, सो प्रीटी कूल एक्चुअली, प्रीटी कूल। बट लेट्स टॉक टू, मेरे साथ आप उन्हें जानते हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, तज्ज़ियाकार हैं और हमेशा बहुत अपफ्रंट बात करते हैं। इमदाद सुमरो साहब तशरीफ़ रखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। इमदाद भाई अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? कैसे आप? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए सर, ये हमारा मुल्क और सियासत किस तरफ जा रही है? व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोई चीज़ डिफरेंट होगी या जो स्पेकुलेशंस हैं, जो तज्ज़ियेकार जो तज्ज़िये कर रहे हैं उनके मुताबिक ही चीज़ें चलेंगी? देखिए, चीजें तकरीबन उसी तरह ही चल रही हैं जिस तरह तवक्को की जा रही थी या जिस तरह समझा जा रहा था कि कोई भी जो है गवर्नमेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ नहीं बन सकती। ठीक कोई है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं अपना सिंपल मेजॉरिटी ले सकती। स्प्लिट मैंडेट आना था, हाँ। तो स्प्लिट मैंडेट आ गया है। जो बड़ा अपसेट हुआ है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को। हमें तो पता था कि क्या होने जा रहा है, तज्जियाकारों को भी पता था और इवन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को भी पता था, लेकिन कारकुनों को नहीं पता था। तो हाँ। फाइनली कल बड़े मायूस हुए हैं जब शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत-ए-उज़्मा का नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया। कारकुन ये समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नारा भी यही था, पाकिस्तान को नवाज दो, मगर ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब ने वो शहबाज शरीफ साहब को नामज़द कर दिया। लेकिन जो तारीखी चीज़ होने जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई पहली बार खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की, और बेनज़ीर भुट्टो शहीद तो वज़ीर आज़म बन चुकी 2 बार पाकिस्तान की, बिल्कुल लेकिन सही। वज़ीर आला की हद तक ये पहली बार होने जा रहा है। सो काफ़ी डिफरेंट भी हो रहा है और काफ़ी दिलचस्प भी हो रहा है। और इसमें दिलचस्प बात ये है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इंडिपेंडेंस के साथ, PTI या PTI के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंस, वो इस खेल से बाहर है। उन्होंने खुद ही अपने आप को इस खेल से बाहर रखा है। ये हम नहीं कह सकते अच्छा इमदाद भाई, कि कोई एक उनको एक एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि PTI ने ये कह दिया है कि जी हम किसी के साथ इल्हाक नहीं करेंगे, जमात इस्लामी के साथ हम मिल सकते हैं और हम उनके साथ मिलके बैरिस्टर गौहर जो थे वो गवर्नमेंट बनाने की भी बात कर रहे थे, लेकिन क्या ये रवैया ठीक है कि हम बात किसी से नहीं करेंगे? देखिए, सिंपल मेजॉरिटी तो किसी एक जमात को मिली नहीं है और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत एक ऐसे कंसेंसस की है कि जहाँ पर बैठ के एक टेबल पर तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग PTI पाकिस्तान की बका के लिए बात करें, बिकॉज थोड़ी देर के बाद आप IMF से दोबारा बात करने जा रहे हैं, आपकी दोबारा ड्यूज जो हैं वो चढ़ने लगेंगे, इसके बाद महंगाई जो है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। और इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी की भी आए, वो कमज़ोर तरीन गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान की हिस्ट्री की। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या ये रवैया दुरुस्त है कि PTI बात नहीं करना चाहती? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं वही गुजारिश कर रहा था कि जिनके पास सबसे ज्यादा वोट है उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है, हाँ। नाराज होकर साइड पर बैठ गए। हाँ। वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। कल उनके बानी ने साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंगेज नहीं करेंगे। जब आपके पास मेजोरिटी नहीं है, जब आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बेशक सबसे ज्यादा नंबर लेकर सामने आए हैं, तो फिर आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। साहिब साहब, मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इंतजार कर रही थी कि PTI उनके से राब्ता करे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बार बार कहा कि PTI वाले हमारे साथ ताउन करें
ताकि हम मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का रास्ता रोकें, लेकिन उन्होंने वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। कल जो बड़ी मुलाकात हुई आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात हुसैन साहब और दीगर कायदीन की, वहां पर भी आसिफ जरदारी ने यह कहा कि हम पीटीआई को भी इंगेज करना चाहते हैं, उनको भी साथ देकर चलना चाहते हैं। लेकिन पीटीआई जो इस नंबर को अपने लिए एक अपना मौका बनाए, अपने लिए ब्लेसिंग जाने, वो इस नंबर को अपने खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। नंबर तो मिल गया है, लेकिन वो नंबर के साथ आइसोलेट होकर साइड पर बैठ रही है। अच्छा बेशक अच्छा वो जमात इस्लामी, अच्छा इमदाद साहब, बेशक किसी इमदाद साहब, बिलाशुबा लोग बाहर निकले हैं और लोगों ने वोट भी किया है और पीटीआई को ही वोट किया है, शायद उनके जो हिमायत याफ्ता अरकान हैं उनको वोट किया गया है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ वोट्स जो मिले हैं वो नून लीग को भी मिले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मिले हैं, तो किसी एक पार्टी ने सिंगल मेजॉरिटी हासिल नहीं की है। सो हियर इज माय क्वेश्चन, अगर गवर्नमेंट कोalition की बुनियाद पे फॉर्म भी हो जाती है, बिकॉज बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि जनाब हम वजारतें नहीं लेंगे, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, वज़ीर आज़म हम आपको बना देंगे, लेकिन हम हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो हुकूमत की कितनी ताकत होगी और किस कदर ये ताकत और पैरों पे खड़ी होगी। और अगर अपोजिशन जमात इस्लामी के साथ मिल के इंडिपेंडेंस फॉर्म कर लेते हैं तो वो अपोजिशन क्या कैरेक्टर प्ले करेगी हमारी इस पूरी गवर्नमेंट के अंदर, इस पूरे सिनेरियो के अंदर? ये डिपेंड करता है, जो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई जमात मुस्लिम लीग नून है, ज़ाहिर वही बैठने जा रही है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपने इत्तेहादियों को लेकर चलना चाहती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि इस तरह की जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपके लिए एक मौका होती है, ब्लेसिंग होती है कि सारी जमातें आपके साथ होती हैं और आपको फैसला करने में बड़ी आसानी होती है। एक जमात सिर्फ अपोजिशन में है। 2008 से 2013 की मिसाल हमारे पास है कि उस हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादियों और अपोजिशन के साथ मिलकर 18वीं तरमीम की, यानी सी अवार्ड किया, दहशतगर्दी के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन का आगाज किया। तो अगर आप लोगों को लेकर चलने की आप में सलाहियत है, नीयत है, तो फिर ये बहुत अच्छा मौका है कि आप सबको बिठाएं साथ, सबकी पॉलिसीज या पॉलिसीज में सबसे मशवरा लें, सबकी राय लें। अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिसी से पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ज्यादा बेहतर है, आपकी पॉलिसी से एमक्यूएम की पॉलिसी ज्यादा बेहतर है तो इशूज पर, तो आप उनकी पॉलिसीज को अडॉप्ट करके कानून साजी करें, फैसले करें और आप डिलीवर कर सकते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट बहुत डिलीवर भी कर सकती है अगर नीयत हो ड्राइविंग सीट वाले को सबको साथ देकर चलना। अच्छा, हम पंजाब और कराची की बाद में बात करें, बिकॉज पंजाब में जो गवर्नमेंट आ रही है जाहिर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, उनको काफिले की भी अब ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो एक बहुत ताकतवर वज़ीर आला होंगी जब मरीम नवाज़ बनेंगी, तो एक बहुत ताकतवर वज़ीर, और पंजाब की हुकूमत को किसी तौर पर किसी किस्म से बैरूनी ख़तरात से या अंदरूनी ख़तरात से कोई सामना उनको करना नहीं पड़ेगा और बिलाशुबा वो एक ताकतवर तरीन वज़ीर आला बन के उभरेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम, और मैं ख़ास तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, जब आप बिलावल भुट्टो साहब को देखते हैं और उनकी सेंस ऑफ मैच्योरिटी को देखते हैं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ के उन्होंने लग ये रहा था कि वो पीटीआई के साथ मिल के हुकूमत बनाएंगे, बिकॉज जिस तरह से दौरान कैंपेन उन्होंने नून लीग पे अटैक्स किए थे और ये कहा था कि हम नून लीग के साथ शामिल नहीं होंगे, और आज भी उनका स्टांस यही है, इवन दो कि वो हुकूमत बना रहे हैं, बनाने में मदद दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं है। सो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, क्या ये नई सियासत की बुनियाद है हमारे यहाँ? इज दिस इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल, देखिए ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि आपने मुल्क को बहरान से बचाना है। बिल्कुल पीपल्स सही, पार्टी नहीं चाहती, बिल्कुल पीपल्स सही। पार्टी का कारकुन नहीं चाहता कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ बैठे। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी नहीं बैठती, पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं बैठती, तो मुल्क को री इलेक्शन की तरफ जाना होगा। तो क्या आज हम एक बार फिर अगले 3 महीने में नए इंतखाबात के मुतम्मल हो सकते हैं? और फिर अगर नए इंतखाबात में यही स्प्लिट मैंडेट आया तो बहरान कहाँ चला जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चली जाएगी, आईएमएफ के साथ हमने एंगेज करना है, मईशत हमारी तबाह हुई हुई है। तो मेच्योरिटी ही है कि बिलावल भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि गो कि हम नून लीग के साथ नहीं बैठना चाह रहे, मगर मुल्क की खातिर, और उन्होंने कहा कल कि मफाहमत नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत है कि हम अपने मुखालिफ के साथ बैठ रहे हैं ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। तो पॉलिटिकल मेच्योरिटी है, ये नई सोच का जो बिलावल भुट्टो ने नारा दिया था उसका अमली मुजाहरा है कि हम वजारतें भी नहीं लेंगे, हम हुकूमत में शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। जहां जहां हुकूमत को पॉलिसीज में वोट चाहिए होगा, बजट में वोट चाहिए होगा, हम वो जरूर देंगे, लेकिन शेयर नहीं करेंगे अपनी वजारतें। मुस्लिम लीग नून की कोशिश जरूर है कि पीपल्स पार्टी को वजारतें दी जाए, पीपल्स पार्टी वजारतें ले, ताकि हुकूमत की कारकर्दगी,
का क्रेडिट और डिस्क्रेडिट सारी जमातों में बराबर तकसीम हो, उनके हिस्से अच्छा, के मुताबिक तकसीम हो, मैं एक लेकिन ब्रेक पीपुल्स मैं इमदाद भाई मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो सेनेट का क्या होगा? हम ये सुन रहे थे कि सदर के लिए जो है वो भी पीपल्स पार्टी ने कहा है, उसका क्या होगा? बलूचिस्तान में वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। सो मेरा बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो लूम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत चलती है और ये जब बनती है, फॉर्म होती है, चलती है, तो क्या हम किसी केओस की तरफ बढ़ रहे हैं? इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि 6 महीने के बाद हम दोबारा इलेक्शन का नारा लगाएं और दोबारा इलेक्शन के अंदर आ जाएं? इन तमाम सवालों के जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। ऑल राइट जी, लेट्स गो टू इमदाद भाई। इमदाद भाई, बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले आते हैं इस बात की तरफ कि अगर ये गवर्नमेंट आती है, बनती है, फॉर्म होती है, तो क्या हम री इलेक्शंस की तरफ दोबारा जा सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर लेट्स से कि पीटीआई बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ अपोजिशन के अंदर आती है, तो क्या 6 महीने बाद हम दोबारा इलेक्शंस देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये इंतखाबात और जिस तरह का अरेंजमेंट हो रहा है, हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत कम अज़ कम हुकूमत ना भी करे तो कौमी असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा इंतखाबात की तरफ या अर्ली इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। वजह ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर टूट-फूट हो रही है। इवन मुझे तहरीक-ए-इंसाफ अपोज़िशन की बेंचेस पर इन नंबर्स के साथ बैठी नज़र नहीं आ रही। इतनी स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन जो है वो पीटीआई नंबर वाइज नहीं कर पाएगी। शोर शराबा हुल हंगामा तो चंद अरकान भी अगर करते हैं तो ऐवान को मफलूज बना लिया जाता है। उस हद तक तो शायद पीटीआई जो है वो अपना एहतजाज वगैरह कर ले, लेकिन जो हुकूमत को गिराने का नंबर है वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। वो नंबर पीपुल्स पार्टी के पास जरूर है, लेकिन पीपुल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि इस कौमी असेंबली जो है वो तहलील हो जाए और दोबारा इंतखाबात में जाना जाना पड़े। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है अपनी मुद्दत हुकूमत कम अज़ कम ना सही तो असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करेगी और आम इंतखाबात जो है वो 2029 को ही होंगे। या फिर एक और तजवीज़ है कि कौमी असेंबली की मुद्दत जो है वो 4 साल कर ली जाए। अगर उस तजवीज़ के तहत इंतखाबात हुए तो भी 2028 में इंतखाबात होंगे। यानी इत्तेफ़ाक से जो बैठी हुई हुकूमत और हुकूमत में बैठे हुए जो ग्रुप्स हैं, पार्टियाँ हैं, उनके इत्तेफ़ाक से तो ये हो सकता है कि 4 साल के बाद इंतखाबात हो, लेकिन अर्ली इलेक्शन जिसको कहा जाता है वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं किसी बहरान की वजह से। अच्छा, ये बताइएगा, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब को नामज़द किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बतौर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के, तो मुझे ये बताइएगा नवाज़ शरीफ साहब खुद क्यों नहीं आए? बिकॉज़ सारी जो तैयारियां की गई थी और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो यही थी कि चौथी बार नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, तो उन्होंने ये ओहदा क्यों कबूल नहीं किया? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि शायद नवाज़ शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार थे ही नहीं। ये कहा जाता रहा मुसलसल, बाखबर लोग ये बताते रहे कि उनकी कबूलियत आज भी नहीं है। उनको लाया गया है अपना बानी पीटीआई का मुकाबला करने के लिए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार वो नहीं होंगे और अब जब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार वो नहीं बने, तो इस बात पे सदाकत नज़र आ रही है। 2018 में इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ साहब को कहा गया था कि आप पीछे हट जाएँ, शहबाज शरीफ हमें कबूल है, इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे। ये खबर जो है इसकी कभी तरदीद नहीं की गई, बल्कि इसकी तस्दीक भी की नवाज़ शरीफ साहब ने खुद कई मौकों पर। तो लग रहा है कि एक तो वो फ़ॉर्मूला अप्लाई हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि नवाज़ शरीफ साहब एक सूरत इस फ़ॉर्मूला को तोड़ सकते थे अगर इनको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती। सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली राइट। तो फिर इत्तेहादी भी ज़ाहिर इलेक्टेड थे और जो ताकतवर हल्के हैं वो भी नहीं चाहते थे कि नवाज़ शरीफ आएँ, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब अगर ड्राइविंग सीट पर बैठते तो इत्तेहादी हुकूमत ना चला पाते, उनका मिज़ाज नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का मिज़ाज है, तरला मिन्नत कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, किसी के घर चले जाते हैं। नवाज़ शरीफ साहब का ये मिज़ाज नहीं है और इत्तेहादी हुकूमत चलाने के लिए शहबाज शरीफ साहब या आसिफ ज़रदारी साहब के मिज़ाज जैसा आदमी चाहिए, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एंगेज करे, जो इत्तेहादियों को भी मनाता फिरे। क्योंकि अब 5 साल शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ हुकूमत करने में नहीं लगेंगे, बल्कि थोड़ी-थोड़ी बात पर इत्तेहादियों के यहाँ चलकर भी जाना पड़ेगा। तो ये दोनों जो है वो रीज़न्स थी, दोनों एलिमेंट्स थे, जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन पाए। अच्छा इमदाद भाई, ये बताइएगा कि केपी में जो नामजद उम्मीदवार हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं। उनको लेके बहुत सारे, अच्छा आई हैव नथिंग अगेंस्ट अली अमीन गंडापुर साहब, मैंने उन्हें हमेशा बहुत अप फ्रंट पाया है और बहुत दबंग वो बोलते हैं और बड़े बड़े एक तहरीक के बड़े सरगर्म कारकुन हैं। वो इमरान खान के बहुत लॉयलिस्ट हैं। लेकिन इशू यहाँ पर यह है कि बहुत सारे लोगों को अली अमीन गंडापुर साहब कबूल नहीं है।
तो उसको आप कैसे देखते हैं केपी हुकूमत को? देखिए, अली अमीर गंडापुर की नामजदगी जो है वो तसादुम के नए दौर के आगाज का ऐलान है बानी हम्म। पीटीआई की तरफ हम्म। से, क्योंकि अली अमीर गंडापुर का जो रिकॉर्ड रहा है वो एक अपना लड़ाकू किस्म का, गंडासा लेकर जिस तरह पंजाबी फिल्मों में चल रहे होते उस तरह का उनका किरदार रहा है। चाहे 25 मई का लॉन्ग मार्च हो या उससे पहले लॉकडाउन इस्लामाबाद हो और फिर 9 मई, इन मामलात में अली अमीर गंडापुर साहब का जो है वो कलीदी किरदार इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक रहा है। 25 मई को तो अली अमीर गंडापुर ने ऐलान किया था कि जी हम इस्लामाबाद आएंगे और फिर कब्जा करके बैठ जाएंगे, और इतने मुसल्लह लोग, और उनकी ऑडियोज भी आ गई थी। तो वो इल्जामात उनके ऊपर ठीक है या गलत, हम उन इल्जामात के ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन उनका जो चेहरा है वो ये पैगाम देता है उनको, उनके अनाउंसमेंट से आता है एस्टेब्लिशमेंट को कि सुलह, अगर सुलह जो है वो मुमकिन नहीं है इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब कन्फेडरेशन में जाना चाह रहे हैं। अली अमीर गंडापुर वजीर आला होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे। अगर अली अमीर गंडापुर बन जाते हैं वजीर आला, तो एक शदीद किस्म की का जो तसादुम है, एक वफाकी हुकूमत और एक सूबे में, यानी वफाक और एक इकाई में हमें होता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है जिसका पाकिस्तान को ओवरऑल नुकसान होगा पॉलिटिकली। इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो एक सुलहजू आदमी देते जो उनके लिए भी रास्ता बनाता, हम्म। वफाक के साथ इंगेज करता, हुकूमत के साथ इंगेज करता, अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज ये भी करता। अभी आपने इमरान खान साहब की बात की, तो ये भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई से इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी मुलाकात हुई है, कुछ लोगों की मुलाकात हुई है और कुछ बातों को ईज करने की कोशिश की गई है। इमरान खान साहब ने इसको डिनाई किया है, उन्होंने मना किया है, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बट इन खबरों में कहाँ तक की सदाकत है? देखिए साहब साहब, परसों हम इस्लामाबाद में थे, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब से इस मामले पर गुफ्तगू हुई, अच्छी खासी तवील गुफ्तगू हुई। उन्होंने ऐसी किसी भी किस्म की डेवलपमेंट की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने नहीं, कहा ये खुद सब इमरान खान साहब ने मना कर दिया, खुद बानी पीटीआई ने मना कर दिया। कैसे? एक तरफ इमरान खान ने मना कर दिया, दूसरी तरफ हुकूमत के जो इंतजामी सरबराह हैं वजीर आजम साहब, उन्होंने मना कर दिया है। देखिए ये मुलाकात इस तरह नहीं हुआ करती, पैगाम रसानी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर उधर से अली अमीर गंडापुर आएगा तो इधर से क्या कोई जाकर पैगाम रसानी करेगा कि हमारे साथ सुलह करो? तो मेरा ख्याल है फिर पॉसिबल इधर नहीं। से और ज्यादा सख्त रवैया होगा। इस वक्त अच्छा। जो मैंडेट मिला है इमरान खान साहब को, वो मैंडेट इस चीज की तकाजा करता है कि वो सिस्टम का हिस्सा बने। ये जो अली अमीर गंडापुर साहब की नामजदगी है, वो ये बता रही है कि खान साहब सिस्टम का हिस्सा उस तरह नहीं बनना चाह रहे, जिस तरह मैं पहले बता रहा था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गई है एक टेबल पर। नहीं, पीटीआई को भी चाहिए था। वो तो इमदाद भाई खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया बैठने को। उन्होंने कहा हम बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, हम ऑपोजिशन के अंदर जाके बैठेंगे और वक्त पड़ा तो फिर अगर हमको कुछ करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। तो वो अच्छा, लास्टली मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कराची का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इस अलायंस के साथ? देखिए मुत्तहिदा चंद वजारतें, ज़ाहिर है तगड़ी तगड़ी वजारतें, शिपिंग की वजारत वो हमेशा उनकी फेवरेट रही है। वो वजारत लेगी। आईटी की वजारत पिछली बार उनके पास थी, मुमकिन है वो भी वजारत मुत्तहिदा जो है वो चाहे। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो शायद कराची में दोबारा कुछ बेहतर पोजीशन में आ जाए, रिवाइव कर जाए, क्योंकि उनके मुखालफिन का इल्जाम है, पीपल्स पार्टी का इल्जाम है, पीटीआई का इल्जाम है, इवन जमात इस्लामी का इल्जाम है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इतनी सीटें बनती नहीं थी, 17 सीटें कराची हम्म। से। हम्म। तो उनको या सिंध से तो उनको दिलवाई गई। अब दिलवाई गई है या नहीं दिलवाई गई, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है पाकिस्तान, वो बहुत कमजोर है माजी की निस्बत। हम्म। मुत्तहिदा जब से बानी को सियासत से बाहर किया गया है, तो वहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक उस तरह नहीं रहा। लेकिन अगेन उनको ये डिपेंड करता है। इमदाद भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ब्रेक लेना है, तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश ये दोबारा आपसे मुलाकात हो। अगर आपके पास वक्त हो प्लीज़ कल दोबारा वक्त दीजिएगा। हम यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जहाँ से आज हम छोड़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया इमदाद भाई, आई होप कि यू कैन फाइंड टाइम टुमारो एंड वी कैन टॉक। बहुत छोटा सा एक ब्रेक है, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, जी, once again, welcome back and let's say hello to our bureau chief फ़हीम सिद्दीकी जो कराची में इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फ़हीम कैसे जी? साहिर, कैसा शहर चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र। मुझे आप बताइए, ये तो आप बताएंगे मुझे, और शहर मेरा नहीं सिर्फ आपका है। आपको मैंने अभी देखा, माशाल्लाह यू लुक वेरी गुड, वेरी वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा, मुझे हम लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स। एक्सपेक्टेशन ये थी कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बनेंगे,
लेकिन जैसे हम पहले भी बात करते रहे और जैसे मैंने पहले कहा था कि एक डार्क हॉर्स है जिसे आना है। अच्छा, वो मैंने इसलिए कहा था, बार बार मैंने ये बात इसलिए कही थी बिकॉज मुझे पता था जो आवाम की पल्स है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लेके आएगी, और वो लेके आ गई। हालात को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, या फिर पहले से इरादा नहीं था, नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को नामज़द किया है बतौर वज़ीर आज़म। ये मूव कैसी है नून लीग की? क्या ये हुकूमत बहुत देर तक चल पाएगी, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, या फिर हम आगे आने वाले दिनों में या महीनों में इलेक्शंस देख रहे हैं? देखिए शायद जिस जुमले से आपने शुरू किया कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते थे और अब तो ज़ाहिर है उन्होंने शहबाज शरीफ को नामज़द भी कर दिया है, तो फिर उस पर तो वो शायर की वही बात याद आ जाती है कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। अब मसला ये है कि ये हुकूमत जो है वो चलेगी नहीं चलेगी। तो देखें, जो पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर बात हो रही है, अगर उसके तहत चलाने की कोशिश की गई और एक दूसरे को एक फ्रेंडली अपोजिशन दी गई तो शायद ये 5 साल खिंच जाएं। अब तय यही नज़र यही आ रहा है कि जनाब जिस पार्टी के पास जो है वो ज़्यादा सीटें हैं वो जो है 3 साल हुकूमत कर लेगी, जिसके पास कम है वो आइंदा के 2 साल हुकूमत कर लेंगे। लेकिन ये जो भी 3 साल और 2 साल होंगे, इसमें कोई तो अपोजिशन में होगा। असल मसला ये है कि जो अपोजिशन में होगा उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको टैकल करना ही इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। दोनों जमातें ये चाहती हैं कि हुकूमत भी उनके पास हो और अपोजिशन भी उनके पास हो। तो वो आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं, चाहे वो अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, उनकी जो भी पोजीशन बनती है, उनको मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, लेट्स बी ओपन अबाउट इट। जो आज़ाद उम्मीदवार आए हैं वो जमात इस्लामी में जाकर शामिल होंगे या किसी और जमात में शामिल होंगे, और वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान हैं, और ये एक बड़ी अपोजिशन मिलने जा रही है, टफ टाइम मिलने जा रहा है, चीज़ें बहुत आसान नहीं होंगी। एक जो ऐलानिया हुआ है वो ये हुआ है कि जनाब केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर को सामने लाया जा रहा है, और मफाहमत के लिए बैठने के लिए खान साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। सो हियर इज़ माय क्वेश्चन टू यू, आप कैसे देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या हम एक कमज़ोर गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रहे? बहुत ज़्यादा कमज़ोर, इतनी कमज़ोर कि जब चाहें आप उसे गिरा सकते हैं। अगर माजी में अगर जो है वो हमने ये नहीं देखा कि मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो हुकूमती अरकान को निकाल कर जो है वो हुकूमतें हिला दी जाती हैं। मुख्तलिफ किस्म की तहरीक के ऊपर जो है वो जो वोट किसी भी जमात का होता है उससे कम या ज़्यादा वोट जो है वो पड़ रहे होते हैं। तो क्या आने वाली गवर्नमेंट को गिराना जो है वो मुश्किल नहीं होगा? लेकिन मसला ये है कि ये सारे चैलेंजेस हैं, और इससे भी बढ़ के जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि इन तमाम सियासी जमातों को जिसके ऊपर सोचना चाहिए, चाहे किसी से भी ताल्लुक़ है, चाहे वो आज़ाद हैं, चाहे कोई साहब जेल में बैठ के सियासत कर रहे हैं, कोई साहब लंदन से आकर सियासत कर रहे हैं, कोई कराची से जाकर लाड़काना से जाकर सियासत कर रहे हैं। मेरा उन सब से एक ही वो है कि भाई 3 आपके पास इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं। मईशत तबाह है आपकी। आम आदमी जो है वो ये सोचता है कि मुझे रोटी कपड़ा और मकान कहाँ से मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वो खुदकुशी कर लेता है, अपने बच्चों को मारता है, अपनी बीवी को मारता है, खुद को फंदा लगा लेता है। ये कराची में हुआ ना। तो ये जब सिचुएशन है, फिर आपके पास अगला बड़ा चैलेंज जो सिक्योरिटी है। आप देख लीजिए कि किस तरह की सूरत हाल है मुल्क की, और आपको इलेक्शन जैसे मौके के ऊपर जो है वो पूरे मुल्क में मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज बंद रखना पड़ी। तीसरी चीज़ जो है आपके पास एनवायरमेंट है। अभी आप जो है इतने बड़े बड़े मामला से गुजरे हैं, अभी सैलाब आपके यहाँ आया इतना बड़ा, सिंध जो है वो पूरा डूबा रहा है कई महीने। फहीम अभी आया नहीं है, ये तो हम पिछले साल की बात कर रहे हैं। फहीम मुझे कता कलामी माफ, मैं 30 सेकंड आपके लूंगा। अभी आया नहीं है, अभी हम प्रिपेयर ही नहीं है इस साल जो कुछ होगा। अगर माहौलियाती तब्दीली की वजह से इस साल भी हम शदीद बारिशों का सामना करते हैं तो हमारे पास क्या हिकमत अमली होगी? कुछ भी नहीं होगा। हम इसी तरह से डूबने के बाद जो है वो आलमी दुनिया से कह रहे होंगे कि हमारी मदद कर दो, हम झोली फैला के खड़े होंगे। मेरा जुमला गलत है, बुरा लग रहा होगा सुनने वालों को, लेकिन मैं क्या कहूँ? इसके अलावा मैं कुछ कह सकता हूं कि हम झोली फैला के खड़े होंगे, हम दुनिया भर से कह रहे होंगे हमारी मदद कर दे। और दुनिया हमसे क्या कहती है? जो लास्ट ईयर हुआ उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस का एलामिया क्या था कि हम आपकी कैश से यानी मदद जो है वो माली मदद नहीं कर सकते, हम आपकी दूसरे जराए से मदद कर सकते हैं। ये तो पाकिस्तान का एक इमेज बन चुका है कि आपको जो पैसा मिलेगा वो आवाम तक नहीं पहुंचता, इसलिए लोग अब आपकी माली मदद करते हुए जो वो कतराते हैं। तो ये सिचुएशन है। ये तीनों चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंज हैं। इन तीनों को चैलेंजेस से अगर आपको निपटना है तो इस वक्त एक ही बात है, तीनों पार्टीज छोटी बड़ी को छोड़ के, अपने नंबर्स गेम को छोड़कर पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की मईशत, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट के लिए सोचें। आप कुछ कह रहे थे। खान साहब ने तो मना कर दिया, वो तो बैठने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम हुकूमत बना तो सकते हैं आपके साथ, आपको हुकूमत बनाने में मदद तो दे सकते हैं, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया है, पोजीशन में बैठना चाहते हैं। जी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर
क्या रास्ता होगा एक कमज़ोर गवर्नमेंट के पास जब आप आईएमएफ के साथ बैठेंगे? अब थोड़ी देर के बाद आपको बैठना पड़ेगा आईएमएफ के साथ, नई शराइत के साथ आईएमएफ एक मरतबा फिर आपके पास बैठेगी, एक मरतबा फिर आपका ग्राफ महंगाई का ऊपर जाएगा, किसी भी कीमत पर आपको कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर मुल्क में अनरेस्ट होता है तो क्या आप इलेक्शंस की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि हमें दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मैंने जो पिछले आपके सवाल के जवाब में भी बात की थी वो मैंने इसीलिए की थी कि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम अरबों डॉलर जो है साल, 1.5 साल, 2.5 साल के बाद फिर इलेक्शन के ऊपर झोंक दें और इलेक्शन का रिजल्ट ये हो जो अभी आया है, तो इसके नतीजे में तो कुछ नहीं होना। तो भाई बेहतर यही है कि आप सब मिलकर बैठें, कोई कौमी हुकूमत बना लें यार, कोई ऐसी मखलूत कौमी हुकूमत बना लें जिसके ज़रिए जो है आप अपने 5 साल गुजारें। और इन 5 साल के गुजारने के बाद असल तो वो यही है कि आप आवाम को किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं। आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, आवाम जो इसी तरह से जो है परेशान रहेंगे, तो कौन जो है इस मुल्क में रुकना चाहेगा? मेरे मुंह में खाक। लेकिन मैं ये देखता हूं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वो सिलसिला रुक नहीं रहा है। आप फिगर्स को किसी भी तरह से इधर उधर करके पेश कर दें, लेकिन वो सिलसिला नहीं रुक रहा है। साहिर, नहीं, बिल्कुल मेरी लाइन कट गई है तो मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूं। नहीं, मैं आपको सुन रहा था, बिल्कुल लाइन नहीं कटी, मैं तवज्जो से आपको सुन रहा था। मुझे ये बताइएगा, आप ठीक हैं? लाइन कट गई है? अच्छा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क में पाकिस्तानी जो लोग हैं जो पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं वो दूसरे मुल्क में जाके शहरियत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिलसिला वाकई रुकने में नहीं आ रहा। एक कमज़ोर गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होने जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट बहरहाल फॉर्म हो रही है और मैं इस सिलसिले में क्रेडिट देना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। ब्रावो टू यू, ब्रावो टू आसिफ अली ज़रदारी साहब, ब्रावो टू बिलावल भुट्टो, जिन्होंने ये सोचा कि नहीं, हम मुल्क को पहले रख रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट बानी पीटीआई एंड द पीटीआई जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ आएँ और एक टेबल पर बैठें और एक, जैसे फ़हीम कह रहे थे, एंड फ़हीम आप दोबारा वापस आए, आप सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं। सो फ़हीम, here's my question। पंजाब के अंदर पाकिस्तान नून लीग को कोई ख़तरा नहीं है, बिकॉज पंजाब के अंदर दे हैव रीस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स और एक ताकतवर वज़ीर आला जो है वो अब मरीम नवाज़ बन के उभरेंगी। लेकिन साथ साथ जब आप केपी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा शदीद मुकाबला वफाक में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान होने वाला है, बिकॉज अली अमीन गंडापुर साहब जो है, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत लॉयलिस्ट हैं और बहुत फंडामेंटल सोच रखते हैं पीटीआई के हवाले से। तो कैसा देखते हैं आप आने वाले दिनों को वफाक और एज फार एज केपी इज कंसर्न? देखें, अगर लेटर मोड में मैं कहूँ कि अगर अली अमन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला केपी के बन गए तो वहाँ पे जो सरकारी मशरूब होगा वो फिर शहद होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर कि देखें, वफाक और केपीके में जो है वो एक मुखासमत तो रहेगी। हाँ। और वो शिद्दत भी इख्तियार करेगी। केपीके के जो मसाइल हैं उनके ऊपर डेफिनेटली जो है अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, थोड़ा सा मैं इससे हटके कि वफाक से फ़ंड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो बाज़ इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए हैं उनके नतीजे में जो है ये कहा जा सकता है कि कोई भी सूबा हो वो थोड़ा बहुत बास सेक्टर्स में, जैसे लेबर है, जैसे हेल्थ है, जैसे एजुकेशन है, इनमें इस काबिल होगा कि वो थोड़ा बहुत डिलीवर कर ले। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं सीपेक की, तो उस सूरत में जो है वो क्या होगा इन सारे सूबों का? ऐसा तो नहीं होगा, हो सकता है कि जनाब सीपेक जो है वो वफाक का मनसूबा है खाली और सूबे उसे जो है नहीं लेके चलेंगे। ये तो नहीं होगा ना इस मुल्क में। सीपेक इस मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं रहे। चाइना समझ रहा है, हमारे पड़ोसी ममालिक समझ रहे हैं, वो जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो समझ रहे हैं, जो इसके खिलाफ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कराते हैं हमारे मुल्क में वो समझ रहे हैं कि सीपेक कितना उनके लिए खतरनाक है। फ़हीम, हम नहीं समझ रहे। वही तो समझे हैं, हम तो समझे ही नहीं, वही तो समझे हैं। असल में हम तो समझे ही नहीं। मैं ग्रेनाइट की बात करूं या खैर मैं नहीं जाता उस तरफ, मेरा बैकग्राउंड भी जियोलॉजी का है, तो मैं चाहूं तो इस पर हम लोग इस पर आवर्स बात कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल एनीवे, बलूचिस्तान के अंदर हमेशा अनरेस्ट क्यों रहा है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट पड़ोसी मुल्क से क्यों आती रही है, इन्फिल्ट्रेशन क्यों रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। हमारे पास कुछ मिनट्स हैं जिसमें मैं बात करना चाहूँगा मुत्तहिदा की। इवन दो कि मुत्तहिदा ने वोट्स तो ले लिए हैं, लेकिन सीट्स तो ले ली हैं, लेकिन उनका फ्रंट बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रहा है। तो कैसे देख रहे हैं आप कराची को? क्या कराची इवन दो कि मुत्तहिदा 17 सीट्स ले चुकी है, क्या कराची उससे बेनिफिट उसको कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा?
देखिए मैं वही बात जो शायद मैं एक आध दफ़ा पहले भी कर चुका हूँ, वो यही है कि अगर तो वफाक में कोई मखलूत हुकूमत ऐसी बन जाती है PDM 2 दरस की, जिसमें सातों जमातें होती हैं, पीपल्स पार्टी और MQM भी उसका हिस्सा होती है, तो वहाँ इत्तेहादी होते हुए उस सूरत में जो है यहाँ सूबे में ये एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप दोनों जमातें तो कायम कर सकती हैं, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी को किसी की ज़रूरत नहीं है सिंध में, उनके पास सादा अक्सरियत है, वो आराम से अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो यहाँ पर जाहिर है MQM को जो है वो अपनी सूबाई असम्बली की सीटों के साथ अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। अगर वो अपोजिशन में बैठते हैं यहाँ पर, वफाक में इत्तेहादी होते हैं, तो उस सूरत में एक अच्छा वर्किंग रिलेशन हो सकता है। वो अच्छा वर्किंग रिलेशन किस सूरत में क्या काम आएगा उसका यही होगा कि कराची को फंड्स मिलेंगे, कराची में तरक्याती प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और सिर्फ कराची क्या, हैदराबाद में भी MQM के पास 3 सूबाई की और 2 कौमी की सीटें हैं, तो वहां पर भी जो है कुछ काम जो है वो शायद जो MQM चाहती है, जैसे वो चाहती है कि जनाब यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए, कि यूनिवर्सिटी का मंसूबा हैदराबाद में जो है वो पेंडिंग है, वो होना चाहिए। फिर सबसे बड़ा जो उनका इंतखाबी मंशूर में भी था, और वो चाहते हैं कि अगली गवर्नमेंट में जाने से पहले जो है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर वो रिटन में एग्रीमेंट भी कर लें, वो है कि वो बल्दियाती कवानीन में तरमीम चाहते हैं। और बल्दियाती कवानीन में वो जो तरमीम चाहते हैं उसके लिए वो चाहते हैं कि जो एक मुशर्रफ के दौर में एक सोच आई थी, और उस वक्त जो एक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था, वो यही था कि जनाब इख्तियारात निचली सतह तक होने चाहिए। MQM चाहती है कि इख्तियारात निचली सतह तक आए। अच्छा, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, हमारा वो खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इसी तरह से मुल्की पॉलिटिक्स पे बात होगी। कल शायद कुछ और क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्सेस के रेशो जो है वो हमारे मुल्क में बढ़ते क्यों जा रहे हैं, वजूहात क्या होती हैं कि तलाकों की शरह जो है वो बढ़ रही है। ब्रेक के बाद। All right, a very good morning to you, and let's talk to Dr. Nabia Ali Khan, and we've got Dr. Bismillah Ijaz. Assalamu alaikum जी, both of you. ये मुझे बताइए कि हमारे मुल्क में, अच्छा आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं शरह तलाक या डिवोर्सेस की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। वो वजह वो क्यों है, ऐसा हो क्यों रहा है? रिलेशनशिप्स बनती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं, और ख़त्म बड़े बैड नोट पे होती हैं। Why is it, Dr. Sahaba? We'll start with you. First of all, Sahir, it's a very good topic. I do apologize. मैं Okay, उर्दू जी नहीं, एक तो उर्दू, और दूसरा मुझे अभी बताया गया मिसेस खान इज ऑनलाइन। मिसेस खान आ गई। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? लुक लवली इन रेड, द लेडी इन रेड। Yeah, you look beautiful. Very nice, very nice. Stay put. अभी आपसे आके बात करता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। साहिर, डिवोर्सेस जो हैं वो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रही हैं, एंड इट्स वेरी गुड कि हम इस पे बात कर रहे हैं। डिवोर्स की रीज़न क्या है? ऑब्वियसली देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस एंड देयर कैन बी मल्टीपल इफ़ेक्ट्स ऑल्सो। हमारे माशरे में इस वक्त जो शरह तलाक है वो इसलिए भी बढ़ी है बिकॉज़ लोगों का जो पेशेंस लेवल है या टेम्परामेंटल कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा इशू की तरफ जा रहा है, और लोग जो हैं वो अपने दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की बजाय वो ये समझते हैं कि बस दिस इज़ द डेड एंड, और हमें एक दूसरे के साथ अपने जो रास्ते हैं ना वो अलहदा कर लेने चाहिए। ठीक है। तलाक में मैं समझती हूँ, पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि इसमें बुराई नहीं है, लेकिन ऐसी लेवल पे जब आप पहुँच जाएं जहाँ पे आपको लगता है कि देयर इज़ नो फर्दर रिकन्सिलिएशन चांस, वहाँ पे आप इस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाएं। अदरवाइज़ इसकी तरफ जाने में आपको 110% कोशिश करनी चाहिए कि ना जाए। ओके। तो हमारा माशरा जो है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे दरमियान ज़रा सा भी कोई टेम्परामेंटल इशू आ रहा है, हमारे दरमियान कोई भी ऐसा चेंज आ रहा है जिसमें आप कहते हो कि एक दूसरे की नेचर थोड़ी सी फ़र्क महसूस हो रही है, या ऐसा महसूस होता है कि हम छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर रहे हैं, तो दे एंड अप इनटू डिवोर्सेस, विच इज़ बैड, विच इज़ एक्सट्रीमली बैड, बिकॉज इसकी वजह से माशरे में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। एंड इवन दोज फैमिलीज़ जिनके बेबीज़ हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनको इस स्टेप तक जाने के लिए 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, जो लोग नहीं सोचते। तो ये एक कंक्लूसिव सा मेरा ओपिनियन है तलाक के बारे में कि हमारे जो माशरे में इसकी जो रेशो है वो बढ़ती क्यों जा रही है। मैं मिसेस खान की तरफ जाता हूँ, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा। मिसेस खान, हमारे यहाँ डिवोर्सेस के रेशोज बढ़ते क्यों जा रहे हैं? शरह तलाक क्यों बढ़ रही है? क्या वजूहात क्या हैं इसकी? यही लैक ऑफ टॉलरेंस। अब पेशेंट है, हम लोग पेशेंस है ही नहीं बिल्कुल लड़कियों में, बिल्कुल वो बस उनकी अम्मा, ये कसूर अम्माओं का है। कॉन्स्टेंटली अगर आप इंटरेक्शन आपका अम्माओं से रहेगा, अम्माएं भी कहेंगी हाँ ज़रा सा तुम्हें कुछ कहा तुम जल्दी फ़ौरन आ जाओ। तो ये टेलीफोनों का बिगाड़ है, टेलीफोनों ने बहुत बिगाड़ कर दिया। एक एक बात माओ को नहीं पहुंचाते थे हम अपने,
हमें कहा जाता था अगर ससुराल में कुछ हो रहा है तो उसको ज़रा सब्र करो, थोड़ा सा तहम्मुल, ज़रा सा थोड़ा सहना सीखो। हमें कहा जाता था अगर प्याज लहसुन हम नहीं काटते थे तो हमारी माँ कहती थी आगे चलते तो यही करना पड़ेगा। अब माओ के घर में जाओ रिश्ता लेने तो कहते हैं हमारी बच्ची को सिर्फ अंडा पकाना आता है। अरे क्यों? वजह आपको कुछ ABCD तो आता होगा। अच्छा, तो ये जो चीजें हैं माओ के साथ इंटरेक्ट करना हर वक्त एड्स अप टू डिवोर्स। और जब बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मिसेस खान, बात ये नहीं है ना, बात ये है कि देखें माशरा बदल चुका है, अब खवातीन भी काम करती हैं और अवेयरनेस जो है वो बढ़ चुकी है, कदम से कदम मिला के चलने का वक्त आ गया है। अब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल मेरे पीछे चलो और फॉलो करते रहो। तो मेरा सवाल ये है कि खाना पकाना एक इशू नहीं हो सकता, इस बुनियाद पर डिवोर्सेस नहीं हो सकती। अरे भाई, खाना पकाना 1 घंटे में पकता है, खाना 1 घंटे में, ये दिस इज नो बिग इशू। ऑलराइट मैम, हमने भी सारी जिंदगी काम किया, दिस इज नो। हम अपने कपड़े भी धोते थे, हम अपने कपड़े इस्त्री करते थे, कपड़े सीते थे। जब बच्चे हमारे सो जाते थे रात को बैठकर कपड़े भी सी लेते थे, पूरा जोड़ा बैठकर। इलेक्ट्रिक मशीन मेरे पास होती थी, मैं तो सी लेती थी। ये सब बहानेबाजी है मिसेस खान। मुझ पे मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा, मुझ पे क्यों नाराज हो रही हैं? एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। रियाज भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग। कैसे हैं आप? आपकी कॉल की आज मुझे मुझे बड़ी शदीद डांट पड़ी है। मैंने खवातीन के हक में बोल दिया था तो अचानक से मिसेस खान को एहसास हुआ नहीं, हम भी ये करते थे, सबको ये करना चाहिए। ऑल राइट जी। जी रियाज भाई, क्या कहते हैं? बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा। बात यह है कि सबसे पहले अगर मियाँ बीवी में कोई बात होती है तो घर के बड़ों को चाहिए जो है वो उनको बिठा के समझाए। बड़ों मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर के जो बड़े होते हैं, या बड़े भाई हैं या चाचा हैं या मामा हैं, उनको चाहिए कि वो दोनों की बातें सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 तलाकें जो बिल्कुल नोक पे थी, खत्म होने वाली थी, उनको बिठा के समझा के, और उसके बाद वो अब खुश खुर्रम जिंदगियां बसर कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि औरत को भी अच्छा दूसरा शौहर मिल जाएगा और बीवी को भी अच्छा शौहर मिल जाएगा और शौहर को भी अच्छी दूसरी बीवी मिल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जो बच्चे आपने पैदा कर दिए हैं, 2-3 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो किस तरफ जाएंगे? मैं जब देखता हूँ कि वो एक बच्चा जो है, माँ कहती है मैंने लेके जाना है, और बच्चा कहता है बाप की तरफ जाना है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी इन बहनों से खास तौर पे मैं अपनी इन बहनों को ये रिक्वेस्ट करूंगा। मिसेस खान की बात बिल्कुल सही है कि टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम जो है ना, ये इसने तबाही मचाई हुई है कि कोई भी बात होती है, अम्मी आज मुझे क्या है ये कह दिया, अम्मी आज मुझे ये कह दिया। अगर भाई कुर्बानी का जानवर भी अगर कोई लेके, मतलब कोई वो तो नहीं है कि आप 2 दिन की बात और आज की। सबसे बड़ी सुधार जो है मिसेस खान की बिल्कुल सही बात है ये, इसको मैं इनके बात को आगे पहुंचाऊंगा, आगे लेके चलूंगा कि माओ को भी चाहिए कि अपनी बेटियों को ये बताएं कि बेटी ये आप ही का घर है, जिस तरह मैं आपकी माँ हूँ, ये सास भी आपकी घर है। 20 साल के बाद फिल्म चेंज हो जाएगी, लेकिन देखे ना, देखें रियाज भाई बिल्कुल सही। एक मेरी बात सुनिएगा, वो बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों को भी समझना चाहिए। लेकिन सास को कौन समझाएगा कि वो उसकी बेटी है? सास को भी तो समझाना है ना। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि बहू जो है वो अपनी तरफ से बात पहुंचा रही है अपनी वालदा की तरफ। प्रॉब्लम तो ये है कि उसको अगर अपने हस्बैंड के घर में ये फील होता है कि वो एक एलियन है, तो वहाँ से भी तो इश्यूज क्रिएट होते हैं। फिर एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में एज अ मैन हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये 2 वे स्ट्रीट है, ये 1 वे स्ट्रीट नहीं है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, देखिए मैं एक बेटी का बाप हूँ, मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी को समझा ना जाए, ये कभी मैं नहीं चाहूँगा। लाइकवाइज अगर आप किसी की बेटी को घर पे लेके आते हैं तो उसके लिए भी आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपको रिलेशनशिप चलाना है तो उसके लिए फिर क्या आना और क्या ना आना, फिर तो सिंपल बात यह है। देखिए हम जैसे कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं वो एडजस्टमेंट्स होती हैं लाइफ की, और ये गाड़ी इसी तरह से चलती है, अदरवाइज तो फिर ये कोलैप्सेस जो हैं इसी तरह से होते रहेंगे। नबी आपकी तरफ आता हूँ, व्हाट डू यू थिंक?
मैं इसमें समझती हूँ कि बहुत सारी रीज़न्स हैं, तलाक़ की कोई एक रीज़न नहीं है। जहाँ पे पेशेंस की बात की जा रही है, सब्र व तहम्मुल की बात की जा रही है, वो हमारे आज के लोगों में जो है वो नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन कम्युनिकेशन गैप है, मियाँ बीवी के दरमियान में जो कम्युनिकेशन गैप है, इसने तलाक़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं, आपकी ससुराल वालों के दरमियान भी आपका कम्युनिकेशन गैप है। आप जब किसी दूसरे घर में जाते हैं तो आप रख रखाव में या अपनी जो है वो कहीं पर आपकी अना होती है, कहीं पर आप किसी से डर रहे होते हैं, खौफ महसूस कर रहे होते हैं, हर जगह पर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप बता नहीं पा रहे, आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये बताने में आपको कबाहत आ रही है। एक लड़की जब किसी भी घर में जाती है, वो वहाँ को समझने में उसको कुछ वक्त दरकार होता है। ये ससुराल वालों को चाहिए कि उसको वहाँ से समझाने में कोताही, कमियाँ सब में होती हैं। हर बंदा जो है वो कोताही और कमी के साथ है, कोई परफेक्ट इस मतलब दुनिया में नहीं आया। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बात की डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द हस्बैंड एज वेल। अगर एक लड़की को ऐसा फीलिंग आ रही है, इनसिक्योरिटी की, कहीं उसको कोई ऐसी चीज का कॉम्प्लेक्स हो रहा है या ऐसा लग रहा है इस एनवायरनमेंट के, तो वहाँ आपके हस्बैंड का ये वो होना चाहिए और कि वो आगे बढ़ के ये कहे। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं साहिर भाई। बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, मेरी बात सुने। हाँ हेलो जी बात सुने। हेलो, आपकी क्या कहते हैं, मैं जो ना मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, आप ना अपना नंबर दे दीजिए, मैं माजूर हूँ। हेलो, ओके, हेलो जी एक सेकंड मैडम। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा 2-3 चीज़ों को कि ज़रूर आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपसे रब्ता ज़रूर करेंगे, लेकिन वक्त लग जाता है, तो प्लीज़ ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। बिकॉज अगर मैं डेली के हिसाब से काउंट करना शुरू करूँ किन लोगों को हमें कॉल करना है, तो इट्स अ लिटिल ओवर 200 पीपल एवरी सिंगल डे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप नंबर ज़रूर दे दीजिए एंड उसके बाद हम आपसे रब्ता करते हैं। लेकिन हम बात डिवोर्सेस की कर रहे हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप हमारे SLF के पेज पे जा सकते हैं, साहिल लोधी फाउंडेशन के पेज पे जा सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें और हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। लेकिन इस बार हमने एक काम किया है कि हम स्क्रूटनी करते हैं। हम स्क्रूटनी, मैं पहले बता रहा हूँ, हम बगैर तहकीक के बिल्कुल भी कोई काम नहीं करेंगे। हम तहकीक करेंगे हर तरह से। अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, हम आपको डॉक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और उसकी वजह से एक अजीब किस्म की, हम रिफ्यूज़ किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम तहकीक का हक रखते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू मिसेस खान। मिसेस खान, बताइएगा क्या कहना चाहती हैं आप? आपकी बातों से सभी इत्तेफाक कर रहे हैं, इस पे मजीद ज़रा रोशनी डालिए, किस तरह से हम इस डिवोर्स की शरह को कम कर सकते हैं? डिवोर्स, औरत को जरा सा सब्र कर लो। अगर हम अपने मियाँ की भी 2-4 गलतियां बताएं और बताएं कि वो एक बुकवर्म है, वो किताबें पढ़ता है, वो डॉन अखबार सारा चाटता है, और मैं कभी कहूँगी मैं अच्छी लग रही हूँ तो मुश्किल से कहेगा, और मैं इसको इशू बना लूँ कि मेरा मियाँ मेरे साथ इस तरह करता है। अरे क्या है, तुम्हारा शौहर है, तुम्हें लाता है, कमा कर देता है, तुम्हारे बच्चों का बाप है, सबसे बड़ी बात है। 3-3 बच्चे लेकर तुम लोग तलाक लेकर बैठ जाती हो, क्या मजाक है? सब्र करो, उस घर में बैठो। उधर अपने माँ के घर जाओगे, भाई बाबा तुम्हें फ्रिज भी नहीं खोलने देंगे, तुम्हारे बच्चों को भी बासी खाना खिलाना चाहती हो, कम से कम बाप का घर है, उधर वो डड्डे के जोर पर रह सकते हैं, उनके राइट्स होते हैं। उधर माँ बाप के घर में कोई राइट नहीं होता बच्चों का। क्या लड़की एक कल मेरे पास आई है, 3 बच्चों की अम्मा। अरे भाई क्या मुसीबत थी, हर एक को मुसीबतें होती हैं, हर एक के साथ कुछ ना कुछ लगा होता है। सब्र करके उसी घर में बसो, कोई ज़रूरत नहीं माँ के घर भी नहीं आओ। जब बच्चे हो जाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ वाइल ईद में जाओ, शबरात में जाओ, शादियों में जाओ। ये क्या रोज़ाना पूरे टब्बर को लिया, दिया को धक्का दिया और अम्मा के घर चली गई? बिल्कुल नहीं, ससुराल तुम्हारा घर है, अब जैसा तैसा है, अब वो तुम्हारा नसीब है, उधर रहना सीखो। ये हमें समझाया जाता था। ये क्या बात है? कुछ ये नहीं हुआ नंदों को ज़्यादा प्रेफरेंस। हाँ, नंदों को मिलेगी, वो माँ है, माँ का झुकाव बहू की तरफ नहीं होता इतना। अभी से सब बच्चियां सुन लो,
माँ जो है बच्ची की तरफ झुकेगी, बहू की तरफ नहीं। आपको सब्र करके उस घर में रहना है। आपको खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है। अब वो जमाना भी नहीं है कि आपकी सुनेगा नहीं। क्या आप चाहती हैं आपका शौहर आ जाए और आप सारी रुदात दिन की सुनाए? आप सब्र शुक्र करके उसके लिए खाना बनाए, तरीके से रहे, बच्चों को देखे, उससे पैसा मांगे। जो आपका हक है कि मेरी ये डिमांड है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, ये मैं फैशन करती हूँ, ये मुझे खरीदना है, वो चीज़ें जायज़ है। अब तुम्हारी सारा कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। हमारी सास की जो चीज़ें थी, सोफे को हम हिला नहीं सकते थे, हमने नहीं गुजारा किया। क्या आज हमें ऐशो इशरत नहीं है? उस वक्त भी ऐशो इशरत था, अल्लाह का शुक्र था। अच्छा मिसेस खान, जो चाहते थे कर लेते थे। वो तो सही है, लेकिन आप यकीन जाने इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी क्लास हो रही है, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। मैं सुन तो लीजिए, मैं जी वो ठीक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुन लीजिए। वो ठीक है, आपकी जो बात है वो उससे बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि माशरा जो है वो तब्दील हुआ है और उसमें ससुराल को भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और अब तक हम सिर्फ ये क्यों बात कर रहे हैं कि एक मिनट मिसेस खान, हम अब तक ये क्यों बात कर रहे हैं कि कसूर सिर्फ और सिर्फ औरत का ही होता है या औरत ही को बर्दाश्त करना है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ मर्द भी बराबर के कसूरवार होते हैं, ऐसा नहीं है। और ये टू वे स्ट्रीट है। अगेन आपको जरा सब्र करके चलो, सब कुछ ही मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही। हमारे बाप ने भी 2-3 शादियां की थी। हमारी माँ को घर मिला, दर मिला, पता नहीं उसने कितने हज किए, पता नहीं वो अच्छा मिसेस खान देखिए मेरी बात सुनिए, वो बहस मकसूद नहीं है मेरी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आई डोंट एग्री विद दिस। आई थिंक आपको अपना ओपिनियन ज़रूर वॉइस करना चाहिए। ये मैं दूसरी, तीसरी या चौथी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये आपका अपना किसी एक फैमिली का तो प्रोगेटिव हो सकता है, लेकिन ये मिनहसुल कौम कोई रवैया या बिहेवियर नहीं हो सकता और इस पे अप्रूवल की सनद नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है, ये जायज भी है, कर भी सकते हैं। हर फैमिली के हालात। एक मिनट मिसेस खान, अल्लाह ताला उसको सब कुछ देता है। मैं वही कह रहा हूं, मैं बाकी लोगों की तरफ भी जाता हूं। मैं बिल्कुल, आपकी जो राय है वो आपकी राय है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर रिलेशनशिप और हर फैमिली डिफरेंट होती है। आप अपने हिसाब से रखें और कम्युनिकेशन को ओपन रखें, फिर जो भी आपकी लाइफ में होता है बहरहाल वो होगा। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर साहब? I'm thinking a lot and a lot. Okay. Mrs. Khan is very cute, a very respectable person to me. लेकिन मैं उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ करती हूँ। सॉरी मिसेस खान। हमारी जो जितनी भी बातें मिसेस खान ने की बहुत अच्छी भी हैं, बहुत हार्श भी हैं एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो, जिसमें पूरे का पूरा रोल जो है वो सिर्फ एक औरत के लिए डिफ़ाइन किया जा रहा है कि एक औरत है जिसने घर भी बसाना है, बच्चे भी पालने हैं, घर को भी देखना है, खावंद को भी, ससुराल वालों को भी, एवरीथिंग। औरत को ही करना, औरत घर को लेकर चलती है। बिल्कुल सही कह रही हैं मिसेस खान आप। लेकिन शादी जो है वो मर्द और औरत दोनों के बीच में है। बिल्कुल राइट। हमें शादी का मतलब ही नहीं पता कि शादी क्या है। शादी का मतलब ये नहीं कि एक औरत को जिसने 20-21 साल 22 साल अपने माँ बाप के साथ गुजारे उसको आप ले आएँ और वो वापस ना जाए, वो दरवाजे बंद हो जाएं। कैसे हो जाएं? पेरेंट्स हैं। अगर आप ये सारी बातें कर रहे हैं ना, तो ये हमारी माशरती या हमारी सोसाइटी ने ये चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, ये हमारे रिलीजन ने डिफ़ाइन नहीं की हैं। मुझे रिलीजन का इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, मतलब मैंने खुद नहीं रीड किया, लेकिन जितना एक मेरा ज़मीर मानता है वो ये कि शादी में दोनों पार्टीज़ का 100% रोल है। बिल्कुल। अगर औरत जो है वो सब्र भी कर रही है, वो शुक्र भी कर रही है, वो खिदमत गुजारी भी कर रही है, एवरीथिंग दैट रिस्पेक्टेड मिसेस खान सेड वो कह रही है कि मर्द अगर डोमेस्टिक वायलेंस पे उतरा है, अभी मैं साहिर इस पे आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगी। एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, बड़े दिन से आपसे बात नहीं हुई, बड़ी बेचैनी हो रही थी, मैंने कहा चलो आज बात करता हूँ। अच्छा, पहले तो तमाम दोनों मेहमानों को सलाम हो। और साहिर, कुछ बातों में मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ आपसे। देखिए, बात पता है कि हम लोग बहुत अभी भी वो कन्वेंशनल चीजें सोच रहे होते हैं, जबकि दुनिया हैज चेंज। सारी बात है, आपका बच्चियां लड़कियां पढ़ने लगी, उनकी अवेयरनेस ज्यादा होगी, उनका दिमाग खुल गया। पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़े? मैंने पहले भी आपको कहा कि मेरी शादी को जो है तकरीबन 26 साल हो चुके हैं। मैंने जो चीज लर्न की ना, वो ये हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह आपकी एक सोच होती है ना, एक औरत की एंटिटी, उसकी अपनी सोच भी होती है, तो आप किसी की सोच पर पहरे नहीं लगा सकते।
नहीं लगा और दूसरी बात है कि जब आप if you are living in 2024, then you have accepted the challenges of 2024. You should be there कि आप ये मेरे अब्बा ने या मेरी अम्मा ने जिस तरह जिंदगी गुजारी वो उस टाइम सही था, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे बच्चे उस तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं अपनी बहू से वो बात नहीं करूंगा जो मैं अपनी माँ से एक्सपेक्ट करता था, अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करता था। दिस इज अ रियलिटी। और आप जो कहते हैं ना, जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत वो चंद दिन की होती है, जो हनीमून हो जाता है ना, उसके बाद असल कहानी शुरू होती है। उसके बाद आपकी हमारी शादी, प्रॉब्लम पता क्या साइड, हमारी शादी जो है ना लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, इट्स अ मैरिज बिटवीन टू फैमिली। और उसके अंदर ऐसी फैमिली होती है जो माँ चाहती है कि मैं इतनी पॉजिटिव हूँ कि मेरा कल की आने वाली लड़की मेरे बेटे पे ना कब्जा कर ले, और बहू ये चाहती है कि वो फौरी तौर पे बेटे पे कब्जा करे। दोनों साइड को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। इट इज योर ड्यूटी। मैं अगर बंदा हूँ, मर्द हूँ, तो मुझे इतना सेंसिबल होना चाहिए कि माँ के हुकूक भी वो देखूं और बेटी के हुकूक देखूं। और जो लड़की आपके घर आ रही है ना, वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके छोड़ के आ रही है, उसको आपको स्पेस देना जरूरी है। आप डिक्टेटरशिप में चीजें नहीं चल सकती आज। मैं ये नहीं कह रहा कि यानी आप दोनों तरफ से बैलेंस लेके चलें, लड़की को भी लड़के को भी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रूल्स का गेम एक आदमी के लिए सेट करें और दूसरे के लिए ना सेट करें। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, दैट्स इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात मैं मिसेस खान की एग्री करता हूँ उससे कि घर जो बनता है वो औरत से ही बनता है, एंड वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और जो सेक्रीफाइस देता है उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन बर्दाश्त का और हिम्मत का वो ख़वातीन का होता है, और इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड एंड सो शैल वी, और हमको भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जी नबिया। असल में इस वक्त हमारे पास जो मैं क्योंकि रिलेशनशिप को डील करती हूँ, बिहेवियर को डील करती हूँ, तो मेरे पास जिस तरह के जो है वो केसेस आ रहे हैं उसमें जो खुला के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन खुद नहीं चाहती कि वो मर्द के साथ जो है वो रहें। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिस पर हम बात ही नहीं करना चाहते, जिस पर हम किसी मर्द को जो है वो कसूरवार ठहराने वाले ही नहीं बनते, या हमारा माशरा जो है वो इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करता। वो मर्द है तो वो बाहर जिस मर्ज़ी औरत को देखे, जिस मर्ज़ी औरत के साथ जो है वो दोस्ती लगा ले। जो घर में औरत बैठी है जिसको जो है वो इतने चाव से लेकर आए हैं, जब शादी होती है तो आप इतना पैसा इन्वेस्ट करते हो शादी पे, खुशियाँ मनाते हो, और फिर वो शादी जो है वो सिर्फ हनीमून तक रहती है। उसके बाद जो है वो आपका जो मोहब्बत का एक रिश्ता होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक दूसरे को बता नहीं पाते कि हम चाहते क्या हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी फैंटेसी जिस पर हम जी रहे होते हैं, ख़वातीन जो है वो जो सोच कर आई होती हैं, ससुराल वैसा नहीं होता बहुत सारी जगहों पर। यहाँ देखें, यहाँ हम बात जब करते हैं कि सिर्फ ख़वातीन, तो ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, मर्दों का भी मसला है और बड़ा शदीद मसला है। ये तो सिर्फ एक फैसेट है कि आप कहीं किसी और की तरफ मुतवज्जह हो जाए, सिर्फ एक फैसेट है। इसकी बहुत सारी और चीज़ें हैं। इन दोनों जो डिवोर्सेस हो रही हैं या खुला की जो केसेस दाखिल हो रहे हैं, वो पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहे हैं। 90% केसेस आर नॉट देयर बिकॉज वो कहीं और देख रहे हैं या उनको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दो लोग एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज। क्यों है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब चलते हैं मिसेस खान की तरफ। मिसेस खान, अब ज़रा थोड़े रेजोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। इस पे हम एक और प्रोग्राम भी करेंगे और उसके अंदर हम ज़रा खुल के और मज़ीद बात करेंगे उसके असबाब पे। लेकिन मुझे बताएं रेजोल्यूशन क्या है, किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हम ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और बड़ों का इसमें क्या रोल हो सकता है? अच्छा, एक बात मुझे पहले कहने दें। साहिब कहते हैं स्पेस चाहिए, औरत को स्पेस चाहिए। स्पेस जब आप ब्याह कर आती हैं उस घर में आपको स्पेस मिल जाती है। जब आपके एक बच्चा होता है आपको स्पेस मिलती है, आपके दूसरा बच्चा होता है आपको और बड़ी स्पेस मिलती है। तो खुदा पर भी तो तवक्कल रखो ना, देता तो स्पेस अल्लाह ताला है। आपने अपने हरकतों से, अपने ज़ुबान से अपना घर करना होता है, अपनी स्पेस क्रिएट करनी होती है। व्हाट इज द स्पेस? दे दो, स्पेस दे दो। क्या स्पेस होता ही है? स्पेस वगैरह औरत बनाती है। बच्चे होते हैं औरत, अल्लाह ताला उसको देता है, अल्लाह ताला मेहरबान होता है। वो अपने तौर तरीक़ों और हरकतों से स्पेस बनाती है। ये उसको स्पेस मिलनी चाहिए। व्हाट इज द स्पेस मिलनी चाहिए? स्पेस मिल जाती है। आप उस घर में जाती है, उस घर का एक फर्द होती है, आपको स्पेस मिलती है। ये बात का क्या होती है स्पेस मिलनी चाहिए? दिस इज ऑल नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव। खैर, सेकंड कल एक वाकया हुआ, एक सेकंड यहाँ होल्ड कीजिएगा। कल एक वाकया हुआ कराची में, जहाँ पर अभी तहकीक जारी है। मिसेस खान, आई डोंट अग्री विद दिस। जो आपने कहा है बहुत रिस्पेक्ट के साथ, आई डोंट अग्री विद दिस। स्पेस नहीं मिलती,
देयर आर टाइम्स जब स्पेस नहीं इंसान मिलती। space एक सेकंड मैम, बनाता है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए प्लीज इंसान प्लीज space प्लीज मुझे बनाता इजाजत दीजिए, मैं कोई बात करना चाहता हूँ। अगर आप न्यूज़ कल देख रही हैं तो कल कराची के अंदर एक ऐसा दिलखराश वाक़या हुआ है जहाँ एक 17 साला बेटी को अब उसका पोस्टमार्टम होने वाला है या हो चुका है और उसकी डेथ हो गई है और उसमें ससुरालियों के इन्वॉल्वमेंट का शक किया जा रहा है। क्या औरतों को जलाया नहीं जाता? क्या मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये क्या, इसमें क्या गलती है कि अगर एक बच्ची ये चाहती है कि उसे स्पेस मिले, इसमें क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए मैं एक बेटी का बाप हूं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा, देखिए और मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि औरत को सेक्रीफाइस भी वो देती है और देना चाहिए, शायद उसमें घर बनाने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन मर्दों को भी तो समझना पड़ेगा और जो ससुराली हैं अब उनको भी तो समझना पड़ेगा, अब उनको भी तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। या ये जिम्मेदारी सिर्फ आपने एक उस लड़की को सौंप दी है जिसने एक दूसरे घर के अंदर जाना है, ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, एज अ माशरा ये हम सबकी जिम्मेदारी है, वरना हम इस किस्म के वाकयात को कभी रोक नहीं सकेंगे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ जाता हूं, डू यू एग्री विद दैट? I agree with you and I again respectfully disagree with Mrs. Khan. स्पेस का मतलब ये नहीं है कि जब शादी हुई तो एक कमरा बेडरूम की सूरत में मिल गया, बच्चा हुआ तो साथ एक कॉट मिल गया, दैट इज स्पेस। स्पेस में हम ये बात नहीं कर रहे। the kid who died, she was 17 years old. स्पेस का मतलब ये है, स्पेस को हम जो डिफाइन करते हैं वो ये कि एक पर्सन को थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि एक बात करने का की आज़ादी हो, उसको अपना ओपिनियन कन्वे करने की आज़ादी हो। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सुबह 7 बजे किचन में नहीं पहुंची है नाश्ता बनाने के लिए, तो घर में बहुत सारे और लोग हैं, घर में उसकी नंद भी हो सकती है, उसकी बड़ी भाभी भी हो सकती है, सास इटसेल्फ हो सकती है, तो वो उसको स्पेस दे के उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस पर थोप दी गई है वो थोड़ी देर के लिए उसको, जिसको कहते हैं ना, टेक केयर कर ले। ये स्पेस की बात हम कर रहे हैं कि बच्ची अगर कोई भी है जो 21-22 साल अपने पेरेंट्स के साथ रह के आई है, भाई बहनों के साथ रह के आई है, शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग, शी हैज़ इमोशंस, उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी कुछ पर्सनल थॉट्स हैं। अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि आप उसको स्पेस नहीं देते। जी डॉक्टर नबील, बिल्कुल सही। मैं डॉक्टर साहब की बात से जो है वो बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि जब एक लड़की दूसरी जगह जाती है, अपने ससुराल में उसको स्पेस बनानी पड़ती है, उसको चाहिए स्पेस, आपको से जो है वो कंफर्ट जोन देना पड़ेगा, नहीं तो वो वहाँ पर जो है वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगी, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों हमारे पास जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के पेशेंट्स जो हैं वो रोज़ पर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, और ख़वातीन में ये केसेस क्यों रजिस्टर्ड होते हैं? क्योंकि हर चीज़ वो बर्दाश्त कर रही हैं। ऐसी भी ख़वातीन हैं जो बर्दाश्त कर रही हैं, और हम हमेशा जो है वो ख़वातीन को ब्लेम करें कि ये जो है वो ये काम नहीं करती। हाँ, एक प्रॉब्लम है आजकल की यंगस्टर्स में, जनरेशन में, कि वो काम नहीं करना चाहती घर का, घर के काम में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मैं अफशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी अफशा। और मैं आपका शो देख रही थी, मुझे मिसेस खान की बातों से बहुत तकलीफ है। लाइक औरत कुछ भी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ही उसको इतना नीचा दिखा दिया। क्यों? नहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई शादी होकर जा रही है, ठीक है, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभा रही है, हर चीज कर रही है, तो उसके साथ जो उसका शौहर है जिसके साथ शादी होकर वहां पर आई है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनको क्या बोलूं। लाइक वो इतना, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मर्द की भी तो गलती है। एक औरत जब शादी होकर आई है तो उसको चाहिए वो उसको वैल्यू देना, उसको इज्जत दे। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना। अच्छा देखिए, इस्लाम में भी ऐसा नहीं है जैसे ये बोल रही हैं। लाइक जी नहीं अच्छा, लेकिन बात यह है कि मिसेस खान एक स्कूल ऑफ थॉट की हैं और बाकी दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जिम्मेदारी जब शादी होती है तो 2 लोगों की होती है, और जितनी जिम्मेदारी एक खातून पे आयद होती है उतनी ही जिम्मेदारी एक मर्द पे भी आयद होती है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, एक और शो जो है वो भी हमने करना है, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको थोड़ा सा ये क्रेडिट मिसेस खान को आप दीजिए कि वो जिस जगह से सफ़र करके आ रही हैं तो उनके अपने एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो चूँकि मैट्रिमोनियल एक शोबे से वाबस्ता हैं, तो वो बहुत सारी डिवोर्सेस के रीजंस या रेशोज़ जो हैं वो देखती हैं, और वो ये नहीं कह रही हैं कि किसी तौर पे भी, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी वो ये ज़रूर कह रही हैं कि औरत जो है वो उसमें सलाहियत होती है घर बनाने की, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ हम डिसएग्री कर सकते हैं, एक दूसरे से कर सकते हैं। जहाँ ये बात आती है, इज़्ज़त की बात आती है, तो मेरे ख़्याल में कैपेबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्ट अगर एक रिश्ते में नहीं होगी तो फिर वो रिश्ता चल नहीं सकता। आप मोहब्बत के बगैर गुजारा कर सकते हैं, इज़्ज़त के बगैर गुजारा नहीं होता। ब्रेक जी।
आज हमारा एक पैक्ट हो चुका है, मेरा और जाहिद भाई का। अगर हम दोनों जन्नत में गए तो ये क्या करेंगे और मैं क्या करूंगा। सर वेरी नाइस, मुझे बताइए क्या है ये सर प्रोटीन फ्राइज हैं और इसको प्रोटीन फ्राइज जी, इसको लोडेड फ्राइज भी कहते हैं। सर टाइम निकल जाएगा, लोडेड फ्राइज आप बात करते रहें। और इसके अंदर चिप्स हैं, हाँ सॉस है, कॉकटेल सॉस, हैलोपिनो सॉस, हैलोपिनो है, ऑलिव्स, चिकन, फजीता चिकन, जबरदस्त। हाँ जी। अगर आप ये नहीं खाएंगे तो फिर आपने कुछ नहीं खाया, और मैं इनको टेस्ट करवाना चाहता हूँ इन दोनों। मिसेस खान आपको नहीं करवा सकता क्योंकि आप कराची में हैं, अदरवाइज मैं आपको जरूर करवा देता। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं आपके लिए डॉक्टर साहिबा से कह दूंगा। मैं तो सिर्फ कांटा लाया था, आप अच्छा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, मतलब ये भी ठीक है। अच्छा इसमें चीज नहीं है, थोड़ी सी इसमें चीज है नजर आ रही है। ये ऊपर क्या है, वाइट वाइट। अच्छा थैंक यू। ओके अच्छा, तो चीज में तो बनी भी है हैलोपिनो सॉस, और किसमें? यम्मी। या गुड, और लेंगे आप? नो थैंक यू। अच्छा, यू आर डन? या ओके जी, ऑल राइट जी। तो फाइनली इस पे हम एक अगला शो करेंगे। मिसेस खान 10 सेकंड है, क्या कहेंगी, कोई टिप दे दीजिए। ये स्पेस को बत रहो। हमारी शादी हुई थी, हमारे बच्चों के साथ हमें भी और स्पेस मिली। हमारी बहू आई, उसको इतनी स्पेस मिली, उसने माशाल्लाह अपना घर बनाया, और हमने इतनी स्पेस दी कि उसको ऑस्ट्रेलिया जाना था, वो बच्चों समेत ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो हम भी इतने ऑर्थोडॉक्स नहीं है ना, हमने कभी उसके घर में झांक कर देखा तुम्हारे मियाँ ने क्या लिया, क्या लाई हो तुम, नहीं, हम भी तो ब्रॉड माइंडेड है। हम तो उस जमाने की, आई वाज द मोस्ट मॉडर्न गर्ल ऑफ माय टाइम। क्या बात करते हो स्पेस? आई एम टॉकिंग अबाउट 40 years बैक, और मेरी लाइफ 45 years और पहले। आपने वो लाइफ नहीं देखी होगी। हम लोग जो वैलेंटाइन डे बनाते थे, हम लोग जो वो न्यू ईयर नाइट्स बनाते थे, हर तीसरी हाट हॉक्सबे की और सैंडस्पिट की डांस पार्टीज में हम लोगों ने अटेंड किया हुआ है। अब क्या, आप तो घर से नहीं निकल सकते। हमने तो बहुत मॉडर्न जमाना देखा हुआ है, ये मॉडर्न जमाना है ही नहीं। एक होटल नहीं खाली होता था। हमने वो वक्त देखे हुए। आप क्या स्पेस लेकर बात करती हैं? ऑलराइट जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो ना हॉक्स पे देखा, ना ऐसी पार्टीज देखी, एंड थैंक गॉड फॉर इट। हम अगले देखा ना, तो अब आप क्या बता रहे हैं? लेकिन हमने 100% घर को दिया, 100% शौहर को दिया, 100% इन लॉज को दिया। खान, मैं जिम्मेदार नहीं उन चीजों का। मैं कह रहा हूँ आपसे थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, बाकी हम किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। मुझे लग रहा है मैं मिसेस खान की क्लास में हूँ, इन्हें मैं बताऊँ तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम बताओ। ऑनेस्टली मैंने नहीं किया कुछ भी। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट इसी पे हम एक शो रखेंगे, और यही 3 लोग भी होंगे, यही 3 लोग, मिसेस खान, ऑफ कोर्स, यू एंड यू, एंड देन फिर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का जी, थैंक यू जी।